मुकर्रर थे, लेकिन एक चेहरा, एक दानिशवर, जिनको मैं कहूँगा आखिरी 1-2 मिनट उनके लिए सिर्फ, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद हमारे जो नसर इकबाल सुखचैन साहब खिताब करेंगे, फिर DCO साहब और फिर अब्दुल भट्टो साहब के जो बिशारत एडवोकेट साहब वो खारियों की नुमाइंदगी करते हुए 1-2 मिनट में अपने हालात का इज़हार करें और फिर इस प्रोग्राम को हम क्लोज करें। जो बिशारत अहमद एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म और अदब की इस खूबसूरत तकरीब में मैं अपने जावेद शानी भाई और ध्यान भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह गुजरात की खूबसूरत धरती से खूबसूरत लोगों का ये खाका और ख़ूबसूरत गुलदस्ता सजा के हमारे सामने रख दिया है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी काविश है। उनको इस पे जितना भी हदिया तबरीक पेश किया जाए कम है। जावेद भाई अबू बिन अदम एक दिन सोए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उनके सराहाने कुछ साया हरकत कर रहा है। अबू बिन अदम की आंख खुली तो क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला का एक फरिश्ता उसके सरहाने किताब लिए खड़ा है और उसमें कुछ लिख रहा है। अबू बिन अदम ने खुदा के उस फरिश्ते से पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? उसने कहा कि मैं खुदा के प्यारों के नाम लिख रखा। अबू बिन अदम ने पूछा, क्या इसमें मेरा नाम भी है? फरिश्ते ने कहा कि इसमें आपका नाम तो नहीं है। तो अबू बिन अदम ने कहा, तो फिर मेरा नाम उन लोगों में शुमार कर लो जिनको अल्लाह के प्यारों से प्यार है। अगली ही शब जब उसकी दोबारा फरिश्ते से मुलाकात हुई तो उसने फरिश्ते से सही सवाल दोहराया। तो फरिश्ते ने कहा, अबू बिन अदम, आज आपका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। दोस्तों, सोनी धरती, सोने लोग, अपने अपने शोबों में ये चमकते हुए फूल, ये खूबसूरत गुलदस्ता जिस तरह इन्होंने सजा के हमारे सामने रखा है, आने वाला मुअर्रख जब इस धरती की तारीख लिखेगा तो वो कभी भी इन चेहरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। वक्त की नज़ाकत है और मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे पाबंद कर दिया है और ये पाबंदी मेरे लिए बहुत अच्छी है। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, मुझे सोच की वो किताब दे, मुझे सोच की वो किताब दे जो ना आप दे ना शराब दे। मुझे सोच की वो किताब दे जो ना आप दे ना शराब दे। मेरा मंजिलों का सफर नहीं, मेरा मंजिलों का सफर नहीं, मुझे ख्वाब दे, मुझे ख्वाब दे। जो ना हो सके वो सवाल कर, जो ना हो सके वो सवाल कर, जो ना दे सके वो जवाब दे। किसे कह रही थी ये जिंदगी, मुझे जिंदगी का हिसाब दे। खुदा हाफिज। ठीक है मियां साहब। इससे कबल कि मैं अपने DCO आसिफ बिलाल साहब को हालात के इज़हार का मौका दूं, मैं एक ऐसी दरवेश शख्सियत को स्टेज पे बुलाऊंगा जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हैं। अनथक मेहनत, जद्दोजहद इनका शेवा है। पूरे पाकिस्तान में कौमी यकजहती के लिए मेरे ख्याल इनसे बढ़कर किसी ने काम नहीं किया और मैं समझता हूँ उम्र के इस हिस्से में इतना काम करना नौजवानों से बढ़कर बिल्कुल
एक नाकाबिल यकीन बात लगती है। अब्दुल गफूर वट्टू साहब, रॉयल टीवी के डायरेक्टर इंचार्ज, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और हाज़रीन से मुखातब हों। अब्दुल गफूर वट्टू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मेरे जैसे कम इल्म आदमी, मेरे जैसे कम तालीम याफ्ता आदमी को सोनी धरती सोने लोग की तकरीब में शमूलियत की दावत देना, बात करने का मौका देना, मैं इसे इंतहाई अपने लिए काबिल फ़ख्र समझता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस किताब में जो काविश की गई है, इस किताब में जो मेहनत की गई है, उस मेहनत का असर पजीराई ज़रूर होगी। इसके साथ मैं अपनी आदत से भी कुछ मजबूर हूँ और कुछ बात अपनी करने का भी आदी हूँ। मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि इस वक्त जो इस सोनी धरती का, मैं भी यही बात, सोनी धरती का, जिस धरती ने हमें गफूर वट्टू को चैनल का मालिक बनाया, मेरे बरखुरदार को डीसीओ बनाया, ये सोनी धरती ने जिसने लोगों को सनतकार बनाया, इस सोनी धरती ने वजीर आजम, वजीर आला और आईजी, डीआईजी और चीफ ऑफ आर्मी बनाया। इस सोनी धरती ने हमें दुकानें दी, इस सोनी धरती ने हमें बड़े बड़े मोहल्लों और महलों में का मालिक बनाया। लेकिन आज ये सोनी धरती जख्मों से चूर है। आज ये सोनी धरती सदा दे रही है कि मुझे दो टुकड़े कर दिया आपने। आज ये सोनी धरती चीखों पुकार कर रही है कि आज दुश्मन तुम्हारे साथ, तुम्हारा हमदर्द होते हुए, तुम्हारा दोस्त होते हुए दंदना रहा है और मुल्क को मजीद टुकड़ों में तकसीम करने की प्रोग्राम बनाए बैठा है। ये सोनी धरती आपको उठने की, आपको जागने की, आपको एहसास करने की दरख्वास्त कर रही है। ये सोनी धरती टूट चुकी है, ये सोनी धरती सुखमों से चूर हो चुकी है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, रही मेरे दोस्त ने ये सवाल किया कि सबसे नफी का जवाब मिला, और मैं भी बताऊं कि 4 साल में क्या हुआ। आज उस 4 साल के बुढ़े ज़ईफ नाइफ की कोशिशों का नतीजा है कि आज आपकी तकरीब में भी कौमी यकजहती की बात हो रही है। आज क्वेटा से लेकर, कराची से लेकर आपकी केपी की सरहदों तक ये आवाज गूंज रही है। आज हर आदमी ये बात करने पर मजबूर है कि अगर हमारे मुल्क की इस धरती को हमने बचाना है, और इस धरती को अगर फलने फूलने का मौका देना है, इस धरती के रहने वाले को अगर अमन देना है, इस धरती के रहने वालों को अगर करप्शन से बचाना है, तो फिर आओ एक हो जाओ, आओ कौमी यकजहती कर लीजिए। और इस धरती को लेने में, इस धरती को हासिल करने में आपके कायद ने अपनी जान कुर्बान की। वो कायदे आजम जो इस धरती के लिए काम कर रहा था, बीमार था, इलाज नहीं करवा रहा था डॉक्टर से कि कहीं दुश्मन को यह ना पता चल जाए कि मैं बीमार हूं और मेरा मुकदमा, मेरा केस डिले करके मेरी धरती को हासिल करने में मैं नाकाम ना हो जाऊं। उसकी अजमत यह थी, इस धरती को लेने के लिए हमने, हमारे आबा ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी कब्रें छोड़ी,
अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ी, अपने भरे घर छोड़े, अपना सब कुछ छोड़ा और अपने आप को खुशकिस्मत समझते हुए इस धरती की तरफ चल पड़े। और जब इस धरती के रहने वालों ने उन्हें वेलकम किया, खुश आमदेद किया, और एक 10 अफराद के घर का खानदान चलने वाला 9 अफराद रास्ते में शहीद हो गए, और एक आदमी अगर बच के आया जिसके धरती में आने के बाद उसने सजदा किया, सजदा शुक्र किया। ये धरती बहुत ही कीमती है। इस धरती को हासिल करने में बहुत हमें कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, और इस धरती में हमारा बहुत बड़ा मफाद है। इस धरती में हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस धरती में हम खुदा और रसूल के सामने भी जवाबदेह हैं, और कोई हिसाब लेगा या नहीं लेगा, आखिरत में खुदा आपसे हिसाब लेगा कि आपने मेरे नाम पर धरती हासिल करने के बाद क्या किया। अगर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हमें कोशिश करनी चाहिए। आप नफी कर दीजिए सियासतदानों को, आप नफी कर दीजिए ब्यूरोक्रेट्स को, आप नफी कर दीजिए जर्नलिस्टों को, आप नफी कर दीजिए और सब लोगों को, लेकिन आप पर तो जिम्मेदारी है। इन सब को नफी करने के बाद कौन बाकी बचता है? आप बचते हैं, अवाम बचते हैं। मैं ये समझता हूं कि अवाम को यकजा होना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है। मैंने ये जब काम का आगाज किया था, मैं एक छोटा मोटा कारोबारी आदमी हूं, मैंने ये कहा था कि मैं आवाज उठाऊंगा और ये आवाज सियासतदान दबोच लेंगे, सियासतदान इसको आगे चलाएंगे और इस बात पे काम करेंगे। लेकिन सियासतदान तो मरूब है, कमजोर है, बुज़दिल है कि उन्होंने ये कहा यकजहती होनी चाहिए। वो एमकेएम के कायद ने भी कहा, मियां नवाज शरीफ ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, जमात इस्लामी ने भी कहा, लेकिन अमलन कुछ नहीं किया। अब आप इन सियासतदानों की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करते हुए अगर आप लोग मुत्तहद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, तो इनका भी फायदा है, इस मुल्क का सबसे बड़ा फायदा है। हमने कौमी यकजहती के नाम से एक गैर सियासी तंजीम कायम की है। हमने सियासतों को देख लिया, सियासतों के नताइज भी देख लिए। आओ गैर सियासी तंजीम में, जिसमें मैं डीसीओ को भी दावत देता हूं, जिसमें मैं डिप्टी मतलब चीफ मिनिस्टर को भी दावत देता हूं, हर पार्टी के आदमी को दावत देता हूं, और इवन कमांडर इन चीफ को दावत देता हूं, इवन ब्यूरो चीफ सेक्रेटरी को दावत देता हूं कि आओ मेंबर बने और एक बात का एहसास करें। छोड़ दीजिए हकूक, फर्ज की बात कीजिए। जैसे बेटा ने कहा, आओ फर्ज को लेकर चले कि हमारा फर्ज क्या है, सोनी धरती क्या मांग रही है हमसे, ये सोनी धरती को क्या चाहती है। जो सोनी धरती मांग रही है वो मेरे और आपके लिए मांग रही है, और हम अगर फर्ज अदा करेंगे और हर आदमी फर्ज अदा करेगा, उसका हकूक खुद ब खुद मिल जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है। एक तो मैं ये गुजारिश करूं कि आप लोग कौमी यकजहती कौंसिल के मेंबर बने, और वो मेंबर गैर सियासी तंजीम होगी, उसमें हर सियासतदान और हर सियासी जमात का आदमी होगा, हर ब्यूरोक्रेट्स और हर आर्मी मैन उसका मेंबर बन सकता है, और उसका काम ये होगा कि लोगों का आज इलेक्शन के बाद मुहासबा करने वाली कोई तंजीम वजूद नहीं। इलेक्शन के बाद जीतने वाली तंजीमों को कोई पूछने वाला नहीं। वो सियासतदान जब पीपल्स पार्टी से मियां साहब उनके साथ थे, आज मियां साहब हैं तो पीपल्स पार्टी उनके साथ है। कौन पूछेगा यार? एक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें सारे सियासतदान भी बैठे हों और आप लोग उसकी क़यादत कर रहे हों, आप लोग उनसे पूछने की हैसियत में हों कि बताओ, हमने आपको इलेक्ट किया, आपने हमसे वादा किया कि मुल्क में अमन कायम किया जाएगा, आपने हमसे वादा किया कि सुई गैस दी जाएगी, आपने हमसे वादा किया कि बिजली दी जाएगी, आपने हमसे वादा किया कि महंगाई खत्म की जाएगी, आपने हमसे वादा किया कि
ड्रोन हमले नहीं होंगे। आपने हमसे वादा किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी। आपने हमसे वादा किया कि इस मुल्क में इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। मुझे बताओ, रूल ऑफ लॉ तो आपके हाथ मजबूत करता है, हुक्मरान के हाथ मजबूत करता है। मैं रूल ऑफ लॉ का मुतालबा करता हूं और रूल ऑफ लॉ लाइए, फिर देखिए कि इंसाफ होता है या नहीं होता। लेकिन ये सारा वादा करने के बाद आप अभी हमसे आजमाइश मांगते हैं, हमसे कहते हैं कि और कुर्बानी दी जाएगी। भाई हमसे कितनी कुर्बानी लेनी है? हम तो 60, 62, 60 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं और कुर्बानियां देते जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आओ अब ये भी काम करके देखें और इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा कि हम गैर सियासी बुनियाद पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो, एक जगह इकट्ठे हो, ना उसमें कोई बलूची हो, ना सिंधी हो, और ना उसमें कोई केपी का हो, ना कोई उल्लम का हो, ना पंजाबी हो। यार पंजाब का नारा लगाया जा रहा है, दुख की बात है। पंजाब ने ये किया, ये क्यों नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान ने ये किया? वहां भी तुम्हारा भाई बैठा है। मैं पंजाब में मैं ये कर रहा हूं तो उसको पंजाब पाकिस्तान से अलावा कोई हिस्सा है? ये सारा तस्सुब पैदा करने की, तस्सुब की राहें निकालने का रास्ता बन रहा है। और सबसे ज्यादा हजरात, वो तारीख जो तारीख मैंने पढ़ी, शायद वो तारीख जो आपने पढ़ी, जाओ किताबों में देखो, जाओ किताबों को हाथ लगाओ, वो कहां है? वो तारीख कहां चलेगी? वो पाकिस्तान की तारीख कहां चलेगी? वो पाकिस्तान के मजमून कहां चले गए? और तारीख हमें वो पढ़ाई जा रही है जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या किया जा रहा है? क्या हमें पाकिस्तान को भुलाना चाहते हैं? मेरी गुजारिश है कि टाइम बहुत कम है। हम ना तो किसी के साथ तलवार और बंदूक से लड़ना चाहते हैं, ना किसी की हुकूमत छीनना चाहते हैं। हम इनकी हुकूमतों को मजबूत करना चाहते हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन आओ इकट्ठे होकर इनसे पूछिए भी कि क्या तुम भी मजबूत करना चाहते हो या नहीं? क्या तुम भी अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, नहीं चाहते हो? आओ कौमी यकजहती काउंसिल की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ और हम अपना भी मुहासबा करें, इनका भी मुहासबा करें और हक की बजाय फर्ज की बात करें और फर्ज को लेकर चलें। मेरी यही सिर्फ गुजारिश है। थैंक यू। ये थे मियां अब्दुल गफूर भट्टो साहब जो कौमी यकजहती के हवाले से बात कर रहे थे। अब मैं भट्टो साहब से कहूँगा कि वो DCO गुजरात, मुंसिब आला ज़िला गुजरात को पग पहनाएं। पंजाब की इज्जत, आन शान हमारी पग में होती है, तो उनसे गुजारिश है कि वो DCO साहब को पग पहनाएं और उसके बाद वो DCO साहब के हालात सुनेंगे हम। जवेद इकबाल शानी साहब इनके साथ होंगे और अब यही DCO साहब से गुजारिश होंगे अब्दुल गफूर भट्टो साहब को आप पहनाएं। DCO साहब तो अब्दुल गफूर भट्टो साहब, अब DCO साहब अब्दुल गफूर भट्टो साहब को यही इस तरह बिल्कुल पग देंगे। नसर इकबाल सुखचैना साहब समझते हैं कि वो पग की अजमत को और उसको बांधने को इनके लिए दूसरी क्लैपिंग जनाब। असल में DCO साहब बहुत जवान और यंग हैं, उनको साबित करने के लिए को वाकई और DCO लगे, इसलिए हम पग बांध रहे हैं। सलामत साहब से गुजारिश है वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। वैसे ला DCO साहब अब्दुल गफूर भट्टो साहब को पग बांध रहे हैं। DCO साहब कह रहे हैं कि गफूर भट्टो साहब अपनी जिम्मेदारी पे पग बांध रहे हैं। जी बिल्कुल सही, ठीक है, बस ठीक है।
गल पा दो यासीन भट्टू साहब ने गल पा दो बस। मियाँ यासीन भट्टू साहब को पग वो उन्होंने अपने पग को वसूल कर रहे हैं, बल्कि तब रहते हैं। आप यकीन करें, अब देखें कि हमारे जो सीनियर हैं उनके पाक का ये अंदाजा, बच्चे जो कंप्यूटर पे खेलते हैं उनको क्या पता होगा पाक क्या होती है। राना कामरान सफदर साहब को पाक पहना रहे हैं जी, नसर सुखचैना साहब राना कामरान साहब को। नौशीन फाकत साहबा के लिए शाल है, उनकी शब रोज की मेहनत की वजह से ये सोनी धरती सोने लोग। चलो बना दो। चलो ठीक हो गया, ठीक है बस, सब ठीक है। जी नसर इकबाल सुखचैना साहब नशीर फाकत को साहबा को शाल दे रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। सलामत साहब ने कोई नाम नहीं, इस्लामत साहब अपने नमाज दे रहे मेहमानों को। इस्लामत साहब अपनी तरफ से सुसी यासीन भट्टू साहब एक शेर पेश करना चाहते हैं जगह के वाले से। एक तो इकबाल का शेर है, वो तो आप सब ने उस पर इत्तेफाक किया कि अपना एक क्या उसका नाम है कि इत्तेहाद होना चाहिए। नील के साहिल तौबे का काश अगर उसका दूसरा सिरा है, लेकिन ये यकजहती का यह है कि मेहनत लगन मोहब्बत इंसानियत का काम 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 यकजहती का है नाम। बहुत अच्छा यासीन भट्ट साहब, बहुत अच्छा। और मैं बस यही कहूँगा कि जो जो जिम्मेदारी अल्लाह ने सौंपी है वो पूरी करनी इंशाअल्लाह हर एक ने। तो उठ बांध कमर क्या डरता है, ये हर एक के लिए जो कदम बढ़ाते हैं। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर बिगड़े काम संवर जाते हैं जब बंदा कोशिश करता है। बहुत अच्छा, ये थे मलक आसफ बिलाल लोधी साहब नाम पेश कर रहे हैं। नशीर फाकत साहब का साहबा के लिए इनाम। कोई शक नहीं, ये ध्यान बादशाह साहब के लिए लीचर साहब इनाम दे रहे हैं, उनको पेश कर रहे हैं। ध्यान बादशाह साहब जिनकी दिन रात मेहनत से ये काम बात वजूद में आई। समरा ने आपके लिए ये नाम सूसी तौर पे लीचर साहब से वसूल करें। जावेद इकबाल शानी साहब उनका नाम दे रहे हैं। ठीक, और अब मैं गुजारिश करूंगा मुंसिब आला जिला गुजरात, मुंसिब मजाज, इल्म दोस्त, अदब शनास आसिफ बिलाल लोधी साहब से कि वो आए अपने हालात का इज़हार फरमाएं। आसिफ बिलाल लोधी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मलिक जावेद इकबाल साहब, जनाब मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब, जनाब नसर इकबाल साहब, दीगर हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस महफ़िल में बहुत प्यारी बातें भी की गई, कुछ तल्ख बातें की गई, कुछ शीरी बातें की गई। उन सब का हासिल सिर्फ एक ही था, वतन से मोहब्बत, वतन की सलामती, वतन के लिए जज्बा कुर्बानी। इन सब बातों के ऊपर मैं तमाम मुकर्ररीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ
तमाम मुकर्रीन ने मौलिफ की इस कोशिश को सराहा और साथ ही साथ अपने साथ जो वतन की मोहब्बत है उसका इजहार अपने अपने तरीके से किया। कुछ लोगों ने उसको सियासत से मंसूब किया, कुछ ने अवाम से मंसूब किया, कुछ ने जर्नलिज्म सहाफ़त से मंसूब किया, कुछ ने ब्यूरोक्रेट्स के साथ मंसूब किया। ये तमाम जिन तबकों का जिक्र किया गया ये सब पाकिस्तान को बनाते हैं, ये सब उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं। तो इसमें किसी का ना तो मुकम्मल तौर पे कोई कसूर है और ना ही मुकम्मल तौर पे कोई बरी ज़िम्मा है। सियासत की यहाँ बात हुई, एक ब्यूरोक्रेट का सियासतदान को डिफेंड करना बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा आज के इस फोरम पे, ये मुल्क बनाने का क्रेडिट जिस शख्स को हम देते हैं वो ना ब्यूरोक्रेट था, ना ही जर्नलिस्ट था, ना ही कोई जज था, ना ही जर्नैल था, वो एक सियासतदान था जिसने इस मुल्क को लीड किया और उसके पीछे अवाम चली और उसी ने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बान कर दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस मुल्क से सियासत को निकाला नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। वजह यह है कि इसकी आगाज़ ही वहाँ से हुआ है। अगर 1946 में जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को वोट ना देते तो मुमकिन ही नहीं था कि वो जो अवार्ड हमें बाद में मिला इस मुल्क की शक्ल में वो मिल पाता, मुमकिन नहीं था। वरना 1936 में 1935 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को भी लोगों ने आजमा लिया था, देख लिया हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ ज़रूर ये अप्रिशिएशन दूंगा, हर सोसाइटी के हर तबके की तरह सियासत में अच्छे लोग भी हैं, सियासत में बुरे लोग भी हैं। हमने अच्छे लोगों की हौसला अफजाई करनी है, बुरे लोगों को कोशिश करनी है कि वो अपने रास्ते के ऊपर आ जाएं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अमूमन मैं बड़ी लंबी तकरीरें करता हूँ और इसलिए लोग माइक देते हुए भी मुझे डरते हैं, लेकिन आज मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि बड़ी अच्छी और बड़ी मुखलिसाना बातें हुई हैं यहाँ पर इस फोरम पे। सब लोगों ने बड़े दर्द दिल से अपने अपने दिल की बात कही है। मैं भी यहाँ 2-3 बातें दिल की ज़रूर कहूँगा। ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क का आगाज़ 1947 से हुआ। किस हाल में हुआ? इस हाल में हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के नाम पर कराची में जब बैठे तो कांटों और दरख्त की शाखों को तोड़कर कागज़ जोड़ा करते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कंप्यूटर्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसी तरह सहाफ़त को देखें तो एक या दो अखबार यहाँ पर हुआ करते थे जो कि नेशनल लेवल के अखबार कहलाते थे। आज आप देखें आपके पास सैकड़ों अखबार हैं। इस मुल्क में कोई ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन नहीं थी। आज पाकिस्तान में बाकायदा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस हैं, इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं। उन्हीं चैनल्स के एक नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पर माशाल्लाह से स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ हैं। इस मुल्क में जीडीपी हमारी क्या हुआ करती थी सबको मालूम है। आज की बात करें तो हम दुनिया में 26वें नंबर पर हैं जीडीपी के हिसाब से। 579 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है इस मुल्क की। ये मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं है। यहाँ बहुत सारी बातें हमने अपने ऊपर सेल्फ क्रिटिसिज्म की कही है। मैं आज कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात नहीं करूंगा। पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अजीम मुल्क है, दुनिया की 6ठी बड़ी ताकत है इस दुनिया में। 26 नंबर के ऊपर हमारी जीडीपी है, 60th नंबर के ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। कोई वजह नहीं है कि हम अपनी सेल्फ पिटी का शिकार हों और खुद अपने ऊपर एक तारी कर लें कि हम बहुत ही बुरे लोग हैं। वैसे ही हमें पूरी दुनिया बुरा कहती है और हम भी अपने आप को बुरा कहना शुरू कर दें, ये कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है। बहुत सारी बातें हम में बहुत अच्छी हैं। हम मेहमान नवाज लोग हैं। दुनिया में हमारा नाम पहचाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए। सिर्फ एक इवेंट हुआ करता था एक छोटे से शहर लाहौर में, बसंत का एक छोटा सा इवेंट था। उस इवेंट के ऊपर 7 लाख लोग आया करते थे हर साल हमारी मेहमान नवाजी की वजह से। वो पतंग उड़ाने नहीं आते थे, वो यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की खातिर आते थे। उनको पता था कि लोग यहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो हम बहुत अच्छे लोग हैं। हमने दुनिया को सिखाई है हॉस्पिटैलिटी। हमने लोगों को मेहमान नवाजी के तरीके सिखाए हैं। हमारी कुजीन, हमारी हॉस्पिटैलिटी दुनिया में मिसाल समझी जाती है।
आज भी अगर कहीं खाने में नफासत की बात हो, खाने में प्रेजेंटेशन की बात हो, तो यही खित्ता ज़मीन जो है वो नजर आता है। इसी का ही रेफरेंस दिया जाता है कि इस तरह से हाथ धुलवाए जाते हैं, इस तरह से मेहमान को बिठाया जाता है, इस तरह से खाना खिलाया जाता है, इस तरह से इज्जत दी जाती है। और आज उस मेहमान नवाजी का सबूत ये है जो मेरे सर पे है। तो हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, हम तो इज्जत वाले लोग हैं, हम तो तकरीम वाले लोग हैं, खुद भी इज्जत करते हैं और इज्जत करना जानते हैं। जहां तक इस मुल्क से बात करने की और इस मुल्क से मोहब्बत करने की बात आई, धरती तो माँ है, माँ से मोहब्बत कौन नहीं करता। इस मुल्क में रहने वाला जागीरदार भी मोहब्बत करता है इस जमीन से। वजह यह है कि वो धरती है, उसकी माँ है, उसका रिस्क है। यहाँ दहकान जो है, काम करने वाला काश्तकार मुजारा भी प्यार करता है। सबका प्यार करने का तरीका मुख्तलिफ है, इजहार का तरीका मुख्तलिफ है, प्यार सब करते हैं। तो आज के इस फोरम से एक मैसेज जाना चाहिए कि हम सब अपनी धरती से प्यार करते हैं और हम बहुत अच्छे लोग हैं। बड़ा प्यारा टाइटल है इस किताब का, सोनी धरती सोने लोग। मैं जावेद इकबाल साहब के साथ मेरा बहुत लंबा तारुफ नहीं था। जब इन्होंने मुझे ये किताब प्रेजेंट किया आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले, इन्होंने कहा जी मेरी इस किताब की तकरीबन रुनमाई है, क्या आप आना चाहेंगे? मैंने जब किताब का टाइटल देखा तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। वजह उसकी ये है कि जिस फोरम में पाकिस्तान की और मेरी धरती की बात हो वहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ और अपना पहला फ़र्ज़ समझता हूँ कि वहाँ जाकर इस धरती की बात करूँ। हमारे मसाइल बहुत हैं, हमारे इश्यूज़ भी बहुत हैं, लेकिन हमको दुनिया में वाहिद कौम नहीं है जिसके इश्यूज़ हैं या मसाइल हैं। अमेरिका में यहाँ माशाल्लाह से गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, यहाँ के लोग, ये पाकिस्तान का वो वाहिद ज़िला है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इन लोगों को बहुत एक्सपोजर है, ये सारी दुनिया में फिरते हैं। आप यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, आप मिडिल ईस्ट की बात करें, वह जगह जगह सेटल्ड हैं, दुनिया का एक्सपोजर है, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे पाकिस्तान की तो दूर दूर से वापस आते हैं, खिंचे चले आते हैं, हर साल यहाँ आते हैं, हर साल आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर टुकड़ा ज़मीन अपने लिए डेवलप करके जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर गुजरात के लोगों को ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह के खूबसूरत मोती आपको जगह जगह नज़र आएंगे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, जैसे मियाँ गफूर साहब ने कहा, हमें भी बहुत कुछ मिला, इस मुल्क से बहुत कुछ मिला। इस मुल्क से इज्जत मिली, इस मुल्क से रिस्क मिला, अभी भी मिल रहा है, इस मुल्क से मोहब्बत मिली, इस मुल्क से शोहरत मिली, तो सब कुछ मिला। और अल्लाह ताला ने इस नौकरी की वजह से, इस जॉब की वजह से मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान के उन खित्तों को भी जाके देखूं जहां पर शायद मैं किसी और वजह से नहीं जा सकता। अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान के 3 सूबों में नौकरी करने का मुझे एजाज़ हासिल है। और उसी वजह से मैं ये कहता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान शायद ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब नहीं है। यहाँ पर शायद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इतना है, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान भी है, ये पाकिस्तान KP भी है, ये पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान भी है, ये पाकिस्तान मेहरान भी है। बहुत कुछ है और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। पंजाब के लोग तो हमेशा से हर चीज़ में लीड लिया करते हैं, तो इसीलिए बाज़ औक़ात एक मिसाल बन जाती है और लोग समझते हैं कि शायद हम अपनी तारीफ़ें ज़्यादा करते हैं। ऐसी बात नहीं। हम पंजाब वो सूबा है जो हमेशा से अपने छोटे सूबों का ख्याल करने वाला है। वो बड़ा भाई है जो सब कुछ करता है, सब कुर्बानी देता है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात उसके ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं कि ये माँ बाप का ज़्यादा कोई ये लाडला है। लेकिन हमेशा से हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को जो हमारे दूसरे सूबों में मौजूद हैं, वहाँ पर उनको सपोर्ट करते रहे हैं। आखिर में सिर्फ 2 बातें और मैं करना चाहूँगा इस मुल्क की अज़मत के हवाले से। तारीख़ का हिस्सा है, तारीख़ का हिस्सा है कि इस मुल्क के लिए, ये वो अजीम मुल्क है जिस मुल्क के लिए बड़े बड़े मुल्कों के, जिनके हम नाम लेते हुए भी बाज़ वक़्त घबराते हैं, उन मुल्कों के स्पेशल एम्बेसडर्स हवा में अपने जहाज़ टर्न करते हैं और इस्लामाबाद लैंड करते हैं। ये वो मुल्क है। आप उठाएं हिस्ट्री, यहाँ पर गैर मुल्की मौलफीन ने लिखा है, मौरखीन ने लिखा है कि ये वो इंपॉर्टेंट मुल्क है कि 1956 का आप सीटो और सेंटो के अपने एग्रीमेंट्स देख लें, वो क्यों आपको शामिल करवाएगा। कोई ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं थे हम। 180 मिलियन लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले। 180 मिलियन लोगों को दुनिया इग्नोर कर ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। हमें कोई अच्छे अल्फाज से याद करे, बुरे अल्फाज से याद करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया के 90% मुल्क आपसे रश्क करते हैं। वो कहते हैं काश हम पाकिस्तानी होते। ऑनेस्टली ये बात बड़ी अजीब लगती है। अल्लाह के फजल से बहुत जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ है।
बहुत दुनिया देखी है, इसी मुल्क के सदके देखी है। रशक करते हैं कि यार पाकिस्तान कितना बड़ा मुल्क है, कितने क्या कुछ है आपके पास, कितने रिसोर्सेज हैं। इस मुल्क में वो जगह भी हैं जहां पर जब ड्रिल जाती है जमीन के अंदर वापस आती है तो गोल्ड की स्लैब भी बाहर आती है। ये वो मुल्क है और इस मुल्क के रिसोर्सेज को हमने ही इस्तेमाल किया है। हमने उसको कुछ अच्छा इस्तेमाल किया, कुछ बुरा किया, लेकिन जो कुछ भी किया अपने धरती के अंदर ही रहते हैं, अपनी धरती के साथ रहते हैं। इस घर टूटा हो फूटा हो जैसा मर्जी हो, हर एक को अपना घर प्यारा होता है, हमें भी बहुत प्यारा है। ये मुल्क बहुत अजीम मुल्क है। मैं जितनी मरतबा भी ये रिपीट करूं, मेरे दिल में फख्र के अलावा और कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी होने का, जहां मुल्क की यकजहती कौंसिल की बात की हमारे बुजुर्ग ने, हम सब के सब हर किस्म की यकजहती के अमीन हैं। आप अपनी अगर अभी जेब में हाथ डालेंगे तो एक पाकिस्तान का कार्ड आपकी जेब में है, कौमी शनाख्ती कार्ड। वो वही कार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इशू होता है और उसी फॉर्मेट के ऊपर मोहम्मद असलम जो टांगा चलाने वाला है उसको भी इशू होता है। इससे बड़ी क्या यकजहती है? हम अपनी जेब में लिए घूमते हैं। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, एक्नॉलेज करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस किताब के मौलिफ को अजर दे जो इसने नेकी की है, इस नेकी का इसको अल्लाह ताला अजर दे। तारीफ हम कितनी इंसानों की कर लें, तारीफ सिर्फ अल्लाह की है जो तौफीक देता है, और उसने इस इंसान को तौफीक दी, इसकी टीम को तौफीक दी कि ये इस सोनी धरती में बेशुमार जो रंग बिरंगे फूल हैं उसमें से चंद एक फूलों को समेट कर इस किताब की जीनत बनाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आसानियाँ दे, हमें एक दूसरे को आसानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे। और मेरी पूरी ईमानदारी से, मैं पूरे यकीन से ये कहता हूँ कि ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, ये मुल्क यही है और ये मुल्क रहने के लिए बना है। और इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है, वो वक़्त दूर नहीं है कि ये जो पाकिस्तान का कार्ड, जो चांद सितारे का एम्बेलम हम अपने सीने पर सजाए फिरते हैं, ये हम सब के लिए पूरी दुनिया में भी फख्र की अलामत होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया असद बिलाल लोधी साहब। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे मैडम आसमा समारा सिद्दीकी साहबा और उनका स्टाफ सामने नज़र आ रहा है, मलिक सलामत साहब का नज़र आ रहा है, लेकिन सब्र का है, मुजाहरा कर रहे हैं। खाबर साहब का स्टाफ भी सब्र का मुजाहरा, लेकिन मैडम आपका स्टाफ नज़र आ रहा है कि भूख से सिलसिला रहा है। तो अब तकरीबन माहौल ख़त्म हो चुका है हमारा प्रोग्राम। आखिर में मैं दावत दूंगा, लेकिन दावत देने से पहले हमारी नकाबत जनरल सेक्रेटरी के जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, नसरुल्लाह चौधरी साहब एडवोकेट, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मुख्तसर टाइम में, अगर मैं स्टेट सेक्रेटरी होता तो शायद रात के 2 बज जाते, लेकिन ये प्रोग्राम ख़त्म ना होता। लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि बड़ा ही मुख्तसर अपना टाइम लिया और बुलाते रहे। तो एक पग बच गई थी, तो किसकी पग थी ये समझ में नहीं, लेकिन मैं समझा हुआ था कि इनकी है। लेकिन मैं चाह ये रहा था कि आखिर में, ताकि जब मेहमान भूख से और टेबल खाने की तरफ मुतवज्जो हो और मैं इनकी तरफ सबको मुतवज्जो करूं, तो फिर मजा आएगा। तो एक भरपूर क्लैपिंग चौधरी नसरुल्लाह एडवोकेट साहब के लिए। और मैं दावत दूंगा जनाब चौधरी साहब को और डीसीओ साहब से गुजारिश करूंगा, नसर साहब से गुजारिश करूंगा, मियाँ साहब से कि जरा थोड़ा सा एक हाथ इनके सर के ऊपर। और आखिर में बात ये करता चलूं, अगर इस स्टेज तक मैं पहुंचा हूं तो इस पर पहुंचने के लिए मैं ये कहूंगा कि राणा कामरान सफदर साहब की ये अनथक मेहनत है और बार बार गुजरात की तरफ भेजने का उनका अंदाज था कि जाओ जाके काम करो, लेकिन शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आज कामरान सफदर साहब का भरपूर शुक्रगुजार हूं कि इन जैसे उस्ताद मिले, इन जैसे रहबर मिले कि इन्होंने काम की तरफ मुझे भेजा। लेकिन काम तो मैं खैर शुरू से करता रहा, लेकिन जो एक नया अंदाज मिला वो राणा कामरान सफदर साहब की सूरत में मिला। तो आखिर में मैं दावत दूंगा शुक्रिया अदा करने के लिए चौधरी नसर इकबाल साहब को कि जिन्होंने सियासत से किनारा कशी की और अबादत को अपना महवर बना लिया सिर्फ, और यही आखिरी जिंदगी है। नवाज़ साहब ने कहा कि आप वापस लौट आए। मैं आखिर में ये कहूंगा कि चौधरी साहब जो आपने लाइन पकड़ी है उसी को पकड़े आगे बढ़ते जाए, वापस ना आइएगा, ये गहरा दरिया है। जी चौधरी नसर इकबाल साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, बेटियों और भाइयों और स्टेज पे बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठे हुए आज हम सब इकट्ठे हैं इस किताब की रुनमाई के लिए, सोनी धरती सोने लोग। तो जितने भी भाई आए स्टेज पे, उन्होंने किताब के साथ साथ मेरे साथ भी मोहब्बत का इज़हार किया। मैं उन सब भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ। और किताब के हवाले से, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं, काफ़ी दिनों से मेरे पास है, लेकिन उसके ये कलर पेज जो हैं, वो तस्वीरें जो हैं, वो जो सोने चेहरे हैं, वो उनके ऊपर मैंने नज़र ज़रूर डाली है। तो इसको देखने के बाद मुझे ये ख्याल आया, जिस तरह आप सब मेरे बहन भाई मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सब के चेहरे देख रहा हूं और आप सब मेरा चेहरा देख रहे हैं, लेकिन हम सब में से कोई भी अपना चेहरा नहीं देख सकता। तो ये हमारे जवेद भाई और इनकी टीम ने अपनी तरफ से ये एक थोड़ी सी कोशिश की है, क्योंकि ये चेहरा देखने के लिए आईने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने ये आईना दिखाने की जो कोशिश की है, इसके ऊपर मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी खाना जो है वो लग रहा है, मैं इस माहौल में ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा। और दूसरा, जो पग मेरे सर पे है, ये सर पे रख कर बहुत सारी बातें जो मैं कर भी नहीं सकता। हाँ, मेरे भाई शेख साहब ने एक सवाल किया था, तो उसका मैं 1 मिनट में उनको जवाब जो है वो ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मैं 6 मुहर्रम को पाकपतन शरीफ गया हूँ। जाने से पहले मैं शेख साहब से मिला था, इनके और साथियों से भी मिला था। और 6 और 7 मुहर्रम को जिस दिन सफ़र किया, सारा दिन ये लोगों के पेपर जमा कराने का, किस मेंबर के हुए हैं किसके नहीं हुए, उसी में ही दिन गुजरा। शेख साहब, इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है और मेरा इसमें कोई करतब, कोई कारनामा नहीं है। 7 मुहर्रम को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उस वक़्त मेरे भी ज़हन में आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अपने रास्ते से भटक रहा था, अपनी ड्यूटी से हट रहा था। मुझे भी ये ख्याल आ रहा था कि क्यों ना मैं भी इन पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह आगाज़ करूं और इसी तरह सफ़र करूं, ये बदले की सियासत जो है इसकी बुनियाद रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर मेरे अल्लाह ने अपने हबीब के सदके करम किया। मैं ज़ोहर की नमाज के बाद बाबा फरीद सरकार के दरबार शरीफ के अंदर गया और बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया। और मगरब की अजान से पहले जब बाहर निकला, जब अंदर गया तो नसर इस दुनिया का मांगत था। जब बाहर आया हूँ, मेरे अल्लाह ने करम किया, मैं उसके हबीब के दर के मांगतों में शामिल होकर बाहर निकला। और मैं इस हाल में मुतमिन हूँ और खुश हूँ। इलेक्शन लड़ने से, सियासत से दस्तबरदार हुए हैं, लेकिन ये अपने मुल्क की मोहब्बत ये अंदर से नहीं निकली। इन अपने भाइयों की, इन लोगों की खिदमत करने का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। और वो सिर्फ ये नहीं कि बंदा सियासत के प्लेटफार्म से ही कर सकता है। मुझे ये ख्याल था मेरा कि शायद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं अकेला नहीं कर सकता, इस प्लेटफार्म पे जाऊंगा तो बेहतर खिदमत कर सकूंगा। लेकिन वहाँ भी आप सब लोग जानते हैं
लोग वोट मांगने जाते थे, मैं वोटों के लिए मना करने जाता था। मेरी हर जगह पे आवाज़ होती थी कि कोई जालिम मुझे वोट ना दे, कोई बुरा बंदा मुझे वोट ना दे। और मैं दावे से कहता कि बेज़मीरा बंदा जो मेरे साथ चल भी रहे हैं, हमेशा बात होती थी कि इंशाअल्लाह बेज़मीरे बंदे का वोट मेरी संदूकड़ी में नहीं पड़ेगा। तो शेख साहब, आप भी और ये मेरे साथ बहन भाई जो भी बैठे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए आप बस दुआ करें। अल्लाह मुझे और आप सबको भी हमेशा इस दुनिया के मांगतों से निकाल कर अपने हबीब के दर के मांगतों में शामिल कर ले। और इसी के साथ मैं आप, क्योंकि ये जो टीम है, जितना इन्होंने काम किया, मैंने इनकी ज़्यादा तारीफ़ इसलिए भी नहीं की क्योंकि इनमें कोई मुझे अपने बाप के बराबर का दर्जा दे रहा है, कोई अपने बड़े भाई के बराबर का दर्जा दे रहा है। तो जब ये इस तरह का रिश्ता, इस तरह का तलक मेरे साथ है, तो फिर इनके तारीफ़ करने के वक्त मेरे अंदर यही ख्याल आ रहा है कि इनकी नहीं, मैं फिर अपने आप की कर रहा हूँ, तो अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है। तो ये क्योंकि मेरा इन्होंने साथ दिया है, छोटे भाई हैं, ये बेटी है, इसका भाई भी जो है वो भी हमारे साथ काफ़ी, उसने भी हमारी खिदमत की, हमारा साथ दिया। और मैं आखिर पे आप सब लोगों का, डीसीओ साहब, क्योंकि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है और उन्होंने भी इस मौके पे बहुत हिम्मत की, आए हैं। और कभी भी उनके चेहरे पे मैं देख रहा था, उन्होंने जाने की उस परेशानी का इज़हार नहीं किया और ये नहीं कहा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, सब्र से, तहम्मुल से बैठे हैं। और वटू साहब आए हैं। मैं आप सब लोगों का, इस अपनी पूरी टीम, क्योंकि जिस तरीके से ये मुझे पेश कर रहे हैं, मैं लिखने पढ़ने का तो इनका साथी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका साथी हूँ। इसलिए मैं आप सब आने वाले बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप थोड़ा सा खाने के लिए हिम्मत। ये थे नसर इकबाल सुखचाना साहब। अब मैं पीर अरशद साहब से कहूँगा दुआ करवाएं और ये तकरीब अपने अख्ताम को पहुँचती है। या हय्यु या क़य्यूम बहक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या मन नदर जमील सदर कबी या लम या करीम सफ़ी अज़ीम अलमन मुबताद बिनहा में कबल तक़ना ज़ुबैना सय्यदना मौलाना ग़ियात रबातना सालो का अल्लाह तशफ़त खबीर वाला वलदी बरहत तयानी बाब दुनिया वल आखिरत दागला कुल्ले शर कदीर। मौला पाक इस पालाम सत्य मेरे मौला जिस नीयत जिस सोच और इरादे दे नाल इन्होंने इस काम की काविश की है और कामयाबी हासिल की है, मेरा मौला इस और बरकत अता फरमा और आइंदा इस तो ज़्यादा बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमा। जिन्हें जिन्हें लोगों ने जो जो भी खिताब फरमायागा वो कुछ असद कलमा सन, कोई तकबर दे कलमा सन, वो दोवें अपनी अपनी जगह क़यामत तक साथ रहणगे। क्योंकि सब तो पहले ये काम जड़ा है ये शैतान ने किया है और अमर हो गया है और क़यामत तक असद भी होता रहेगा तकबर। मगर तकबर पॉजिटिव बात है, सानू तकबर है कि असी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ जाने, सानू तकबर है कि असी पाकिस्तान के शहरी हैं, सानू तकबर है कि असी मुसलमान हैं और यही साढ़े वास्ते काफ़ी है। अल्लाह ताला असा सारियां नू ये तौफीक दिया है कि असी आपस में मुहब्बत अखुवत ना रहीए ताकि असद और दुख ना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।